आपकी नज़रों में सभ्य समाज की परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा समाज जहां लोग सम्मान और न्याय के साथ रहते हैं, लेकिन क्या भारत की दलितों की मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यह समाज सभ्य है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली खबरों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने उस समाज की मट्टी पलीत की है जो जाति के नाम पर अपने से कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला हरियाणा के रोहतक जिले से है, जहां एक दलित युवक की निर्मम कर उसकी पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने उसका गला काटकर पानी की डिग्गी में फेंक दिया। ये सनसनीखेज मामला रोहतक जिले के सांपला थाना क्षेत्र के गांव इस्माइला का है, जहां सोमवार की सुबह पानी की डिग्गी में किसी का शव होने की सूचना सांपला थाना क्षेत्र को दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मृतक की शिनाख्त 26 साल के दलित युवक नीरज के रूप में हुई। वो घर में सबसे बड़ा बेटा था, उसकी 3 बहनें और एक भाई है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टि से पता चलता है कि हत्या कहीं और की गई है और बाद में उसकी गर्दन काटकर शव को डिग्गी में फेंक दिया गया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए PGIMS रोहतक भेज दिया है। साथ ही अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस परिजनों और गांव वालों से बात करके ये भी पता कर रही है कि क्या नीरज की कहीं किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से शरीर के 2 टुकड़े हुए वो आरोपियों की घिनौनी मानसिकता और नफरत को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के पटना से है, जहां विधानसभा चुनाव में दलितों के विकास मुद्दा बनाकर सरकार तो बन गई, लेकिन तब दलितों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि विकास के नाम पर उन्हें उनके ही घर से बेघर कर दिया जाएगा। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के नौआचा गांव का है, जहां जातिवादी दबंगों ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 50 दलित परिवार वालों के घरों को उजाड़ दिया है। इनका कसूर केवल इतना था कि वो पिछले 40 सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 40 सालों के बाद सरकार को याद आया कि दलितों को वहां से हटाना है, और वो भी सरकार खुद अपने हाथों को गंदा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कुछ दबंगों ने वहां आकर जबरन दलित परिवारों को घर से बाहर करवा दिया, उनके घरों में तोड़फोड़ मचाई, और जब दलित परिवारों ने विरोध किया तो उनके साथ निर्ममता से मारपीट की गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार बाढ़ थाना में जाकर अर्जी दे रहे हैं कि सरकार उन्हें विस्थापित करने से पहले कम से कम रहने के लिए कोई जगह तो मुहैया करा दे, ताकि उनके सिरों पर छत बनी रहे। हालांकि पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने पहले भी सरकार से जमीन आवंटन करने की गुहार लगाई है और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो हालात फिलहाल हैं उससे लगता नहीं कि दलित परिवारों के सिर पर छत बचने वाली है। बुनियादी सुविधाओं का मिलना तो दूर की बात है। पुलिस ने दलित परिवारों की अर्जी पर जांच तो शुरू कर दी, लेकिन देखना यह होगा कि ये जांच कहां तक चलती है, या फिर दलित परिवारों को कहीं और विस्थापित होना पड़ेगा। वैसे दलितों को विस्थापित करने का खेल काफी पुराना है, कहीं ये भी उसका ही हिस्सा तो नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां दिन दहाड़े पुरानी रंजिश के चलते 2 दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन जिस पर गोलियां चली थी उसकी जगह एक निर्दोष की मौत हो गई। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मृतक की 5 महीने बाद शादी थी। ये मामला मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के छतरपुर खन्नूपुर गाँव का है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 23 साल के अंकित के रूप में हुई है, जो 4 भाइयों में सबसे छोटा था। सुबह 6:30 बजे के करीब वो सोकर उठा था और घर की चौखट पर बैठा हुआ था, तभी गोलीबारी शुरू हुई। ये गोलीबारी असल में गांव के ही 2 भाइयों निखिल और विशाल ने शुरू की, जब एक जमीन को लेकर दोनों की कई साल पहले सुखबीर नाम के व्यक्ति से दुश्मनी हो गई थी। घटना वाले दिन भी सुखबीर के बेटे आशीष से दोनों आरोपियों की बहस हुई थी और दोनों ने गोली आशीष पर ही चलाई थी, लेकिन एक गोली अंकित के गले में जा लगी और उसने चौखट पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आशीष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा गांव वालों का कहना है कि अंकित की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, क्योंकि 3 साल पहले उसके भाई रोनू ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था, जिसे दोनों अंकित के परिवार से चिढ़ते थे। घटना की जानकारी मिलते ही एक तरफ डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसएसपी सतपाल अंतिल मौका वारदात पर पहुंचे, तो वहीं भीम आर्मी भी वहां पहुंचकर पूरी घटना पर पुलिस को
निष्पक्ष जांच करने के लिए कह रही है। वहीं दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। अब देखना ये होगा कि अंकित की मौत वाकई में साजिश थी या हादसा। ये तो तभी पता चलेगा जब दोनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है। दलितों और पिछड़ों को जब तक जिंदा रहते हैं तब तक अपने लिए समाज में केवल खड़े होने की लड़ाई काफी नहीं होती है कि मरने के बाद भी उनके शवों का भी अपमान करने से बाज नहीं आते हैं जातिवादी। ताजा मामला कोयम्बटूर करमदई के सिल्लियूर से है, जहां 300 से ज्यादा अरुण थथियार जाति के लोग करीब 70 सालों से रह रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनकी जाति के लोगों को अछूत करार देकर सार्वजनिक कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जाता है। पीड़ित लोगों की दुर्दशा को लेकर अधितमिलर पैरावई के सदस्यों ने एक काल्पनिक शव यात्रा निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय में याचिका सौंप दी है ताकि इन परिवारों के लिए भी एक अलग से कब्रिस्तान का बंदोबस्त कर सके सरकार। पीड़ितों ने बताया कि जातिगत भेदभाव के कारण वो लोग अपने प्रियजनों के शवों को गांव के नहर के पास एक त्यागी हुई जमीन पर दफनाते हैं, लेकिन बरसात में जब नहर का पानी बढ़ता है तो वो शव भी बह जाते हैं। वहीं ऐसे मौसम में किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भी दफनाना बेहद मुश्किल होता है। अधितमिलर पैरावई ने मांग की है कि या तो पीड़ितों को सार्वजनिक कब्रिस्तान में जाने की अनुमति मिले या फिर उनके लिए अलग से कोई जमीन आवंटित हो ताकि दलित परिवारों के मृत परिजनों को सम्मान से विदाई दी जा सके। दलितों के जिंदा रहते तो जो उन्हें तिरस्कार सहना पड़ता है वो तो है, लेकिन मरने के बाद भी ऐसी स्थिति वाकई में दिल को झकझोर देती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के बीच पैदा की जा रही गलतफहमी को लेकर है। विनय रतन ने खुद वीडियो जारी कर दोनों नेताओं के बीच जानबूझकर दूरियां पैदा करने की कोशिश करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। पिछले कुछ समय से काफी हल्ला मचा हुआ है कि विनय रतन आजाद से नाराज हैं और वो उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन अब विनय रतन ने इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद उनकी आत्मा है और भला आत्मा से कोई उन्हें अलग कैसे कर सकता है। विनय रतन के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि भीम आर्मी में फूट डालने वाले कभी सफल नहीं हो पाएंगे। शायद विनय रतन जैसे साथियों के दम पर ही आजाद यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी इतनी जोरों शोरों से कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद ने फिर से बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अपराधी 24 घंटे में गिरफ्तार होंगे, यानी कि आसपा के राज में अपराधियों की खैर नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि 2027 में किसकी विजय होती है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।